हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और अच्छे से देखिएगा, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा दीजिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय विधि पढ़ने वाले हैं तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वह समूह है जिसमें अधिकांश राज्यों के आचरण संबंधी वह सिद्धांत तथा नियम है जिन्हें वह अपने ऊपर बंधनकारी महसूस करते हैं तथा समानता उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों में मानते हैं और जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी आते हैं। ये कहा किसने था? स्टार्क के अनुसार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा ये दी थी। जैसे कि सब देश और राज्य होते हैं वो एक नियम में बंधे होते हैं। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यों संबंधी उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनके राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंधों से संबंधित विधि के नियम। और होता है व्यक्तियों तथा गैर राज्य इकाइयों से संबंधित वह नियम जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से है। जैसे गैर राज्य भी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थापित होते हैं, उन पर भी ये लागू होता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे नियमों का समूह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का नियंत्रित करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होते हैं, ठीक है, जितने देश और राज्य हैं, तो उनके संबंधों को नियंत्रित करता है। यही हमारी अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या अंतर है, इसको जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, इसके बीच में डिफरेंस देखना है। पहला क्या है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राथमिक रूप से राज्यों तथा कुछ अंशों तक व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः 2 राज्यों के व्यक्तियों से संबंधित है। जो हमारी प्राइवेट होती है 2 राज्यों के व्यक्तियों से संबंधित होती है। जो हमारी प्राथमिक होती है सार्वजनिक, वो राज्यों और कुछ अंशों तक व्यक्तियों से संबंधित है। दूसरा क्या है? वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का अंग है, जबकि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसी नहीं है। तीसरा क्या है? सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों में समान रूप से लागू की जाती है, जबकि वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है। चौथा क्या है? वैयक्तिक अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः विधानमंडल द्वारा निर्मित विधान द्वारा लागू की जाती है, जबकि सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि रूढ़ियों तथा संधियों द्वारा विकसित होती है। ये हमारे 4 ग्राउंड थे, डिफरेंस थे, ये आप समझ गए होंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या क्या है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी? स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में विधि के नियम आदि में प्रयोग करने के लिए प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में निम्न 4 स्रोतों का उल्लेख है। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति, विधि के सामान्य नियम, न्यायिक निर्णय तथा उच्च योग्यता प्राप्त न्यायशास्त्रियों तथा भास्करों की कृतियाँ विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए गौर साधन के रूप में है। मतलब जैसे कि जितने हमारे महान वैज्ञानिक रहे हैं या विधि शास्त्री रहे हैं, उन्होंने नियम जो सामान्यता नियम हैं, जो सभ्य राष्ट्र रहे हैं, उनके नियम के ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि बनी है। समझ गए होंगे। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली गई, उनकी अच्छी लगी, कुछ चीज़ें वहाँ से ले ली गई। जो विधि शास्त्री थे उन्होंने कुछ बताया, उसको भी ले लिया गया, और जो सभ्य राज्य रहे उन्होंने कुछ बताया तो उसको भी ऐड कर लिया गया। यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत माने गए। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मान्यता। मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। मतलब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के लिए उसको मान्यता प्राप्त हो गई तो वो एक नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके
मत में नए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रत्व के तत्व प्राप्त कर लिया है। मतलब कि जो हमारे विद्यमान राज्य होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसी नए राज्य को कि इसमें क्या बन सकते हैं। जैसे कुछ ग्राउंड दे रखे हैं, वह राजनीतिक रूप से संगठित हो कि वो मान्यता प्राप्त करने के उसके अंदर गुण है कि नहीं है। 4 ग्राउंड दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला, वह राजनीतिक रूप से संगठित हो, उसका किसी निश्चित भूमि पर नियंत्रित हो, यह नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा यह समुदाय अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। मतलब कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, उसे एक संगठित राजनीतिक रूप से होना चाहिए, उसकी खुद की भूमि में नियंत्रण होना चाहिए, दूसरे का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा समुदाय अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो, किसी के उसमें दबाव में नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए अपने उसे, तभी उसको मान्यता प्राप्त हो सकती है। यह आप चौथा नंबर समझ गए होंगे। 5वां नंबर देखते हैं, शरण की परिभाषा दीजिए। जो आश्रय होता है, जैसे नहीं कि बहुत लोग आश्रित होते हैं, आश्रय ले लेते हैं दूसरे देश में जाकर, वो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ही आता है। आश्रय से तात्पर्य उस शरण तथा सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य द्वारा किसी अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थियों को उसकी प्रार्थना पर प्रदान की जाती है। मतलब कोई आ गया भाई शरणार्थी बनने के लिए, प्रार्थना प्राप्त की जाती है। आश्रय के निम्नलिखित 2 तत्व होते हैं, शरण जो स्थायी सहारे से अधिक होती है, सक्रिय सुरक्षा उन अधिकारियों द्वारा जिनके क्षेत्र में आश्रय दिया गया है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देश में आश्रय मांगने का अधिकार है। मतलब जैसे कि आपके देश में कोई पीड़ित है, ठीक है, जैसे आप पीड़ित हैं तो आप दूसरे देश में शरण लेने के लिए आश्रय मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधि देती है। परंतु ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह अधिकार नहीं प्राप्त है, जब वो आश्रय मांगे तो अवश्य मिले। इस विषय में राज्यों का कोई समान उत्तरदायित्व नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो बाध्य नहीं है। जिस देश की आप आश्रय के लिए जा रहे हैं तो वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो मर्जी उनकी है। आप समझ गए होंगे शरणार्थी विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, प्रश्न 6 है, मानवाधिकारों की अवधारणा। तो कहते हैं ना ह्यूमन राइट। आइए इसके विषय में जानते हैं। मानवाधिकार समाज में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मतलब हर व्यक्ति को अपना विकास करना, मतलब अपने जीना या अपने उत्थान के लिए लड़ना, अतः वे सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। चूँकि व्यक्ति की गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण का शिकंजा कसता जा रहा है, अतः मानवाधिकारों की सुरक्षा अति आवश्यक है। अधिकार उन्मुक्तियाँ होने के कारण इस बात को निर्देश करते हैं कि कतिपय कार्य व्यक्तियों के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किए जा सकते या नहीं किए जाने चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार मानव को उसकी मानवता के परिणाम स्वरूप अन्यायोचित और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी मानवाधिकार मनमाने पूर्ण शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध है। मतलब जैसे ऐसे कोई नहीं, देश की सरकार जबरदस्ती अत्याचार कर रही है या कुछ ऐसी प्रताड़ना कर रही है जो मानवाधिकार के खिलाफ है। अतः मानवाधिकार को समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होने के कारण निश्चित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। यह हमारा मानवाधिकार की अवधारणा थी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निषेधाधिकार की शक्ति क्या है? वीटो पावर। आप जानते ही होंगे वीटो पावर, उसको कहते हैं निषेधाधिकार की शक्ति क्या है। आइए इसको जानते हैं वीटो पावर के विषय में। सुरक्षा परिषद जो कि एक संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है, में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों एवं कुछ अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 27 के 3 के अनुसार गैर प्रक्रिया संबंधी विषयों पर निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत से किए जाएंगे, जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमति सूचक मतों का होना आवश्यक है। मतलब जो स्थायी सदस्य हैं उनके सूचक मतों का होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे विषयों पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता यदि किसी स्थायी सदस्य द्वारा नकारात्मक मत दिया जाता है।
मतलब कोई भी कुछ नया ऐड किया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर वो जो स्थायी सदस्य हैं अगर उनमें कोई एक भी अगर नकार रहा है तो वो लागू नहीं होगा। ये आप समझ सकते हैं। यदि कोई स्थायी सदस्य यह चाहता है कि किसी विशेष पर सुरक्षा परिषद द्वारा कोई निर्णय ना लिया जाए तो उसे नकारात्मक मत देकर ऐसा करने का अधिकार है। इस प्रकार नकारात्मक मत देकर स्थायी सदस्य को सुरक्षा परिषद के किसी विषय पर निर्णय लेने से रोक देने की शक्ति है। स्थायी सदस्यों की इस शक्ति को निषेधाधिकार शक्ति कहा जाता है। मतलब जो निषेधाधिकार की शक्ति होती है वो हमारा जो वीटो पावर होता है वही होती है कि मतलब जो स्थायी सदस्य हैं, जैसे किसी को नए को ऐड करना चाहें, अगर उसमें सभी हाँ कर दे बस एक ना कर दे तो वो ऐड नहीं हो सकता। यही होती है निषेधाधिकार की शक्ति। सभी उसमें सहमत होनी चाहिए किसी भी विषय पर। नहीं सहमत हैं तो भाई वो नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर हमारा 7वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, युद्धबंदी के साथ व्यवहार। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने युद्धबंदी विषय में जाना होगा, लेकिन आज इसको डीपली समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि बंदियों के पकड़े जाने के पूर्व किए गए उनके शत्रुतापूर्ण कार्यों के लिए दंड से उनकी रक्षा करती है। मतलब उन्होंने जो शत्रुतापूर्ण कार्य किया है वो बंदी बनने का अंतर्राष्ट्रीय विधि उनकी रक्षा करती है। उन्हें बंदी स्थिति के दौरान कई विशेषाधिकार प्राप्त किए गए हैं। यदि एक बार युद्धबंदी होने के कारण बंदी के दावा को मान्यता दी जाती है तो बंदीकर्ता राज्य अपनी राष्ट्रीय विधि या नीतियों सिवाय उनके जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृति है को प्रवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर उसको बंदी करार दे दिया गया, देश के कानून लागू हैं वो लागू नहीं कर सकते। कोई भी कानून है फिर वो अंतर्राष्ट्रीय विधि में चला जाएगा बंदी बनने के बाद। वही करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृति है। वह कई तरीकों से बाध्य है तथा वह चिकित्सीय देखरेख, खाद्य पदार्थ तथा अन्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्यों के प्रति वचनबद्ध हो जाता है। मतलब अगर वो कोई बंदी हो गया तो उसके स्वास्थ्य के लिए खाना पीना सब रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो बाध्य हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। परिस्थिति को प्रदान करने के लिए नैतिक तथा विधिक औचित्य इस तथ्य में निहित है कि युद्धबंदी पकड़े जाने के पूर्व शत्रु राज्य के संबंध में उन्हीं बाध्यताओं तथा कार्यों को कर रहे थे जो उस प्रकार के थे जिन्हें करने की बंदीकर्ता राज्य अपने प्रति निष्ठा धारण करने वाले या व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या नागरिकों से चाहता हो। अगर कोई युद्धबंदी हो गया है वही उसके साथ व्यवहार करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में दे रखा है युद्धबंदी के लिए। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सत प्रयत्न से आप क्या समझते हैं? जब कोई तीसरा पक्षकार विवादी पक्षकारों की बैठक इस कारण आयोजित करता है जिससे कि वे वार्ता द्वारा विवाद का निपटारा कर ले या इस तरह से कार्य करे कि शांतिपूर्ण हल निकल आए, तब ऐसे कार्य को सत्प्रयत्न कहा जाता है। सत्प्रयत्न के मामले में तीसरा पक्ष ना तो बैठक में भाग लेता है और ना ही पक्षकारों को अपना सुझाव देता है। इसका मुख्य कार्य केवल पक्षकारों को वार्ता के लिए प्रेरित करना होता है जिससे वे विवाद का निपटारा कर सकें। मतलब कि जैसे दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है, युद्ध जैसे चल रहा है, तो उसमें जो एक बीच में एक आदमी है वो बस इतना करता है कि दोनों लोग बैठकर इसमें निपटारा कर लो, बातें कर लो, वो वही होता है सत प्रयत्न, और इसको सब निपटा दो। जबकि वो ना तो बीच में कुछ सुझाव देगा ना ही कुछ बताएगा तुम ऐसा करो या तुम गलत कर रहे हो या कुछ, बस वो ये करेगा कि आप दोनों लोग बैठ जाओ और एक बात कर लो। इसमें वही होता है तीसरा पक्षकार, दो पक्षकार के बीच विवाद को निपटाने वाला। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। राष्ट्र के व्यक्तियों से अपने राज्यों के प्रति निष्ठा धारण करने की अपेक्षा की जाती है। ये तो बात सही है भाई। जो व्यक्ति राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा धारण करते हैं उन्हें राज्य के राष्ट्रिक के रूप में जाना जाता है। इसलिए राष्ट्रीयता को व्यक्ति की पारिस्थितिक जो निष्ठा के बंधन द्वारा राज्य से संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार शब्द राष्ट्रीयता व्यक्तियों तथा राज्य के मध्य विधिक संबंध को व्यक्त करता है। ओपेनहाइमर ने उचित रूप से ही कहा था कि व्यक्ति की राष्ट्रीयता किसी राज्य के नागरिक होने का उसका गुण है। राष्ट्रीयता
वह प्रमुख कड़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्य अपने राष्ट्र को एक आधिकारिकता का प्रयोग करता है तथा विदेश में यात्रा करने वाले या निवास करने वाले अपने राष्ट्रिक उसकी व्यक्तिगत सर्वोच्चता के अधीन रहते हैं। जैसे राष्ट्रीयता होती है हमारे, जाने जाते हैं कि हाँ भाई किस देश से हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, सब पता चलता है ना कि हम भारत से हैं या आप कहाँ से हैं, अलग अलग देश से। जैसे आप विदेश भी जाते तो आप पता चलता है कि आप इंडिया से हैं, भारत से हैं। यही होती है हमारी राष्ट्रीयता। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पर आपको PDF मिल जाएंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।